my dance, make it hurt. Hey everyone, welcome to Parle 11th is JEE NEET. This is Nehi Jain. I hope you all know me. We know each other well. और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं नेही मैथ्स का सिलेबस आगे बढ़ाऊंगी आज। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को जितना भी आपने हमें सपोर्ट किया है और हाइप किया है कमेंट सेक्शन में, उस सब के लिए काफ़ी ज़्यादा थैंक करना चाहती हूँ। सो थैंक यू फॉर मेकिंग अस फील कॉन्फिडेंट और आगे का कंटेंट बनाने के लिए, आगे की वीडियोस देने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस ढूंढने के लिए, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए हमें जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो मोटिवेशन मिला है, जो एनर्जी मिली है, वो सब आप लोगों की वजह से मिली है। सो थैंक यू सो मच कि हम भी अपना काम अच्छे से आगे कर पा रहे हैं एंड कीप सपोर्टिंग इस लाइक दिस। और आई गेस आप मैं मतलब हमारी टीम की पूरी कोशिश है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपकी पेस को मैच कर पाऊँ। जितना नॉलेज मुझे मिला था वो सारा का सारा नॉलेज मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। और जो मेरा उस टाइम का मार्क्स मुझे आते थे या उस टाइम मुझे जितनी चीज़ें समझ आती थी और मैंने मेरा पेपर जैसे दिया था उस तरीके से आप भी वो सब कर पाएँ। तो ये सब तो हमारा बेसिक एम है ही सही, इसीलिए हम लोग इस चैनल का, इस टीम का, आपकी तबाही फैमिली का हिस्सा बने हैं। तो ये तो एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है ही। उसके अलावा हम लोग हर तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे मैंने आपके फीडबैक्स लिए और आपको चेंजेस दिखे होंगे वीडियोस में। तो अभी भी अगर आप और फीडबैक्स देना चाहते हैं, अगर आप और चेंजेस लाना चाहते हैं, तो आप लिख ही सकते हैं कमेंट सेक्शन में और वो हम तक पहुंच ही जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो आई वुड रेकमेंड कि आप उस वीडियो को फिर से देख लें, उसकी प्लेबैक स्पीड स्लो करके देख लें, या फिर आप उसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, या तो एनसीईआरटी अगर आपने सॉल्व नहीं करी होगी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने काफ़ी प्रैक्टिस नहीं करी है। तो आप उसकी एनसीईआरटी पढ़ के देख लें एक बार, आप उसकी रेफरेंसेस सॉल्व करके देख लें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें भेज दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी उन लोगों के लिए जिन्हें कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कोई छोटा सा पार्ट समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी बार हम लोगों के साथ ऑफलाइन क्लास में तक ये होता था कि मतलब क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पूरी क्लास हाँ हाँ कर रही है कि हाँ सर समझ आ गया, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो हाँ, ऐसा कभी कभी होता है और इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो टॉपिक वीक है या आपको वो कभी समझ ही नहीं आएगा या फिर वो टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है। वो बस उस टाइम आपका कितना उस टॉपिक पे ध्यान है या फिर आप उस टाइम किस मेंटल स्टेट में हैं, उस पे भी कभी कभार डिपेंड करता है। तो फिर से जब मैं खुद से वो पार्ट पढ़ती थी अपने नोट्स से तो मुझे वो चीज़ें क्लियर हो जाती थी। या फिर मैं अगर उस पार्ट को छोड़कर जो क्वेश्चन सर ने दिए हैं उन्हें फिर से एक फ्रेश माइंड से करने की कोशिश करती थी तो मेरा वो पार्ट क्लियर हो जाता था। मतलब अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहली चीज़ है शांत रहना, और उसके बाद फिर से उसे फ्रेश माइंड से पढ़ना, फ्रेश माइंड से समझना स्टार्ट करना। और जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी अनबायस्ड होकर अटेम्प्ट करना। मतलब ये नहीं सोचना कि ये टॉपिक तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर क्वेश्चन बन पा रहा होगा तो भी नहीं बनेगा, मतलब अगर आप उसे सॉल्व कर पा रहे होंगे तो भी आपसे वो नहीं होगा। अगर आप अनकॉन्फिडेंट हैं तो आपसे नहीं होंगे चीज़ें। तो इसलिए आप फ्रेश माइंड के साथ, अच्छे पढ़ने के मूड के साथ वीडियोस देखिए। आप सारे क्वेश्चंस अपने एनर्जी के साथ अटेम्प्ट करिए। जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं या डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, या क्लास में जब मैं कहती हूँ कि आप और मैं साथ मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो तब आप भी उतनी ही एनर्जी के साथ जितने फॉर्मूलेज आपको याद हैं सबके सब लगान कर, मतलब पूरे तरीके से उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व होकर अगर उसे सॉल्व करेंगे तो बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि आपको चीज़ें समझ ना आए। तो ये काफ़ी ज्ञान दे दिया मैंने समझ ना आने पर। तो बस मेरा इतना सा ही पॉइंट था कि आप एक और बार उसे देखिए और शांत होकर थोड़े नए दिमाग के साथ, एक बार अच्छे फ्रेश माइंड के साथ आप उसे देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। आज की वीडियो में मैं कुछ जेई लेवल के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ और हम यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं।
तो आज मुझे स्पेशली ये बात कहनी थी कि थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ने से पहले मुझे जो मैंने जेई के अलावा मतलब बी आर्क का पेपर, बी प्लानिंग का पेपर, यूसीड और नाटा का पेपर, इनके बारे में मैं कुछ बता देना चाहती हूँ कि मैं तो अपने टाइम पे मैंने सिर्फ इनके पास्ट ईयर पेपर्स करे थे और मैं आप लोगों को भी ये प्रेफर करूँगी कि आप पास्ट ईयर पेपर्स कर लें। इनमें कुछ क्वेश्चंस जिन लोगों को इन एग्ज़ाम्स को अपीयर नहीं करना है वो सीधे स्किप कर सकते हैं थोड़ा पार्ट, लेकिन ये मुझे एड्रेस करना था ये पॉइंट, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो डिज़ाइन वाली, ये आर्किटेक्चर वाली एग्ज़ाम्स होती है, इनके जब आप पास्ट ईयर पेपर्स रिपीटेडली करेंगे तो आपको कुछ पार्ट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं या ये एक तरह का टॉपिक रिपीट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कहाँ पे विंटर सन होता है, कहाँ पे समर सन होता है, ये वाला जो एक पूरा टॉपिक है इस पे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। तो ये आप पास्ट ईयर पेपर्स करके पेपर क्या पूछा जाएगा उसे समझ सकते हैं। इसलिए आई वुड रेकमेंड कि पास्ट ईयर पेपर्स ही करिए सारी डिज़ाइन एग्ज़ाम्स के लिए। मतलब मैं एनआईडी, यूसीड इनके लिए थोड़ा कम रेकमेंड, मतलब इनके लिए मैं से नहीं रखती, मैं ऐसा मानती हूँ। लेकिन जो बी आर्क है उसके लिए तो मैं कह ही सकती हूँ कि आप पास्ट ईयर पेपर्स करिए एंड दैट वुड बी इनफ। तो उसके बाद भी रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, आपको करनी है तो यू ऑफ कोर्स कैन गेट सम रेफरेंसेस, बट मेरा उससे हो गया था तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैं किसी भी चीज़ की गारंटी तो दे नहीं सकती। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो टुडे। उससे पहले आप लोगों को पता ही है कि parle.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है, उधर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। उधर आपको सारे अपडेट्स, सारे नए फीचर्स वगैरह पता चल जाएंगे। तो इट्स गुड अगर आपने उसे फॉलो कर रखा है, और अगर नहीं कर रखा है तो फटाफट जाके कर लो। और जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिससे आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी ही होती है। तो अगर आपने उसे ज्वाइन कर लिया है तो आपको अपने डाउट्स में कोई भी इशू नहीं आ रहा होगा। और अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्द ही वो भी कर लें। और बेस्ट मटेरियल के लिए या हम लोग जो मटेरियल आपको पढ़ा रहे हैं उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट कर लो और वो मटेरियल एक्सेस कर लो। हर चैप्टर के बाद वो मटेरियल अपडेट होता है। तो जब मेरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो ये बात आप याद रखिए कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद वहाँ पे नोट्स मिलते हैं। और हमको ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट तो आप जितने फीडबैक्स देंगे उतने कम हैं। और हम सारे के सारे फीडबैक्स अपनी वीडियो पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश बिल्कुल करते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमने एनसीईआरटी में ये 4 टॉपिक्स पढ़े थे और आज हम सिर्फ जेई लेवल प्रैक्टिस करने वाले हैं। उससे पहले मैंने पिछली प्रैक्टिस वीडियो में, पिछला जो लास्ट टू लास्ट लेक्चर जो मैंने प्रैक्टिस वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ 3 क्वेश्चंस दिए थे जो होमवर्क थे। तो मैं उन तीनों क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस कर दूंगी और हिंट तो मैंने तभी दे दी थी, पर आज हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि वो होमवर्क क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, और अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं तो अभी आपको मेरी बात जल्दी समझ आ जाएगी। तो इफ़ यू कंप्लीट योर साइड ऑफ वर्क तो हमारे लिए क्लास समझना बहुत आसान होगा और हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हमने बहुत डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन या जेई लेवल क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लिए। तो आप बस साथ में चलिए और बहुत इजीली स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। तो अब मैं बोलती कम हूँ और पढ़ाई करवाती हूँ। इफ़ cos ऑफ a प्लस b into sin of c plus d is equal to cos of a minus b into sin of c minus d। ये हमें दिया हुआ था और मुझसे बोला था कि then show that cot a into cot b into cot c is equal to cot d। ये हमें करना था प्रूव। और हमें क्या गिवन है, हमें बस ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है वो गिवन है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि a प्लस बी जो एंगल है
और C प्लस डी जो एंगल है, ये दो काफ़ी अलग अलग एंगल्स हैं, मतलब इनका मैं एडिशन कर लूँ या सब्ट्रैक्शन कर लूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, मैं क्वेश्चन में वहीं अटक जाऊँगी, क्योंकि मुझे A प्लस बी और C प्लस डी के बीच में कोई रिलेशंस नहीं पता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं इसे एक ऐसा टर्म बनाऊँगी जो लाइक दिखे, मतलब जो एक जैसा दिखे, जहाँ पे हमें कुछ समझ आए, हम आगे बढ़ सकें। तो इसे मैं लिख दूंगी कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में x प्लस वाई लिखा है तो डिनोमिनेटर में x माइनस वाई लिखा है, मतलब अगर न्यूमरेटर में a प्लस बी लिखा है तो डिनोमिनेटर में a माइनस बी लिखा है, तो कम से कम मैं कुछ आगे ऑपरेशंस लगा तो सकती हूँ। और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा साइन ऑफ c माइनस डी अपन साइन ऑफ c प्लस डी। अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने वैसे भी हिंट दी थी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना है, तो मैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद मेरा LHS बनेगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और मेरा राइट हैंड साइड भी सिमिलरली होगा साइन ऑफ c माइनस डी प्लस साइन ऑफ c प्लस डी होल अपॉन साइन ऑफ c माइनस डी माइनस साइन ऑफ c प्लस डी। तो अब मैं इधर कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगी, कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x माइनस वाई। ये क्या होता था, मैं ये वाली आइडेंटिटी इधर यूज़ करूँगी। तो इधर मैंने कितनी आइडेंटिटीज़ यूज़ करी, इधर मैं कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x माइनस वाई, या फिर इस आइडेंटिटी को हमने कैसे सीखा था, इस आइडेंटिटी को हमने सीखा था कॉस x प्लस कॉस वाई या फिर मैं वैसे ही लिखती हूँ, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x cos y। cos of x प्लस वाई माइनस cos of x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 sin x sin y। आई होप आप भी ये याद कर पा रहे होंगे और आप भी ये मेरे साथ साथ लिख पा रहे होंगे। ये सब मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि इजीली आपको बात समझ आ जाए। साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 sin x cos y और साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 cos x sin y। तो ये चार जो फॉर्मूले हैं ये मैं इधर यूज़ करने वाली हूँ। ये हमने कहाँ सीखे थे, ये हमने सीखे थे प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले जब मैं यूज़ करूँगी तो मुझे मेरा टर्म मिल जाएगा cos A cos B अपॉन sin A sin B is equal to sin C cos D अपॉन cos C sin D। आई होप आप लोगों को भी यही मिला। और इसे जब मैं दूसरे टर्म्स में लिखूंगी तो ये बन जाएगा cot A इंटू cot B इज इक्वल टू tan C इंटू cot D। और मैं इस tan C वाले टर्म को LHS पे ले आऊँगी तो मुझे मिल जाएगा cot A इंटू cot B इंटू cot C इज इक्वल टू cot D। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इधर सबसे पहले मैंने इसे रीअरेंज किया, फिर मैंने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया और फिर मैंने चारों की चारों आइडेंटिटीज़ जो हमने सीखी थी वो यूज़ कर ली। मैंने सेकंड होमवर्क क्वेश्चन दिया था, प्रूव दैट cot x प्लस tan x इज इक्वल टू 2 cosec 2x। ठीक है, तो cot x को मैं क्या लिखूंगी, cos x अपॉन साइन x, tan x को मैं लिखूंगी sin x अपॉन cos x। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x इंटू cos x।
तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगी, 2 साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू, जो मेरा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसे मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन 1/2 इंटू साइन 2x। तो ये हो जाता है 2 अपॉन साइन 2x, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ 2 कॉसेक 2x। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, विदाउट एनी डिले मैं आगे बढ़ती हूँ। जो मेरा थर्ड होमवर्क क्वेश्चन था वो था फाइंड x such that cos of 4x plus sin of 2x is equal to 0। अब इधर cos of 4x को मैं क्या लिखूंगी, मैं इधर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करूंगी, मैं यूज़ करूंगी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 0। जब मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूंगी तो मुझे साइन 2x की दो वैल्यूज़ मिलेगी, एक -1/2 और एक 1। ठीक है, तो अब -1/2 कितना होता है, साइन ऑफ 7π/3, और 1 कितना होता है, साइन ऑफ π/2। इसका मतलब मेरे दो सल्यूशंस हैं। मेरा पहला सल्यूशन है साइन 2x इज इक्वल टू साइन 7π/3, और मेरा दूसरा सल्यूशन है साइन 2x इज इक्वल टू साइन π/2। अब मेरा साइन का जनरल सल्यूशन क्या था, मैं वो यूज़ करूँगी। साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ठीक है, ये था मेरा जनरल सल्यूशन। इस जनरल सल्यूशन को जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं लिख पाऊँगी 2x इज इक्वल टू n पाई इंटू -1 की प्लस -1 की पावर n इंटू 7π/3। और मेरा दूसरा सल्यूशन क्या है, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/2। ठीक है, तो ये हमारे दो सल्यूशन है। अब ये तो 2x के आंसर्स है, हमें तो x के लिए आंसर चाहिए, इसलिए मैं दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो मुझे मेरे आंसर्स क्या मिल जाएंगे, x इज इक्वल टू n π/2 प्लस -1 की पावर n इंटू 7π/6, कॉमा दूसरा सल्यूशन है n π/2 प्लस -1 की पावर n इंटू π/4। ठीक है, तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये हमने जनरल सॉल्यूशन यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व किया। तो यहाँ मैंने जो 3 होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे लास्ट प्रैक्टिस वीडियो में, मतलब लास्ट टू लास्ट रूटीन वीडियो में, उसके मैंने सॉल्यूशंस आपको बता दिए हैं। आई होप आप लोगों ने भी ऐसे ही इसे सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अब तरीका सीख लीजिए, आप सही तरीका सीख लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम JEE लेवल प्रैक्टिस आज करने वाले हैं। ठीक है, तो JEE लेवल प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, आप वीडियो पॉज करके उसे अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद मैं भी उसे सॉल्व करूंगी एंड वी कैन कोरिलेट, वी कैन करस्पॉन्ड, वी कैन चेक, जो भी हम लोग देख लेंगे कि हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज the value of tan π/9 into tan 2π/9 into tan 4π/9 is। ठीक है, तो हमें क्या पूछी है, हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसकी सीधे सीधे वैल्यू पूछी है। अब अभी तो मैं इसके ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, पर ये एक MCQ टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके मैं 4 ऑप्शंस दे दूँ, मैं समझो दे दूँ 1 2 3 √3,
तो इसका क्या आंसर होगा वो आप MCQ टाइप में भी बता सकते हैं। तो अभी इसे अपन एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग भी इसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये लिखा है tan ऑफ π/9, ये लिखा है tan ऑफ π/3 माइनस π/9, और ये लिखा है tan ऑफ π/3 प्लस π/9। मतलब ये लिखा है tan थीटा, फिर लिखा है tan 60 माइनस थीटा, और फिर लिखा है tan 60 प्लस थीटा। ये तो हमने फॉर्मूला पिछले क्लास में ही सीखा था। ये फॉर्मूले का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएंगे। ये फॉर्मूला किसके बराबर होता था? tan 3 थीटा के बराबर होता था। अब tan 3 थीटा, इस जगह पे मेरा थीटा कितना है? मेरा थीटा है π/9, तो tan 3 टाइम्स ऑफ π/9, मतलब tan π/3। तो मेरा जो आंसर है वो है tan ऑफ π/3, यानी कि tan ऑफ 60 डिग्री, विच इज √3। सो √3 इज माई आंसर। आई होप आप लोगों का आंसर भी √3 होगा। ये बस हमारा फॉर्मूला जो था वो NCERT बेस्ड नहीं था, उसके अलावा अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, इसलिए ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है। बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ m and n are positive integers satisfying 1 plus cos 2 theta plus cos 4 theta plus cos 6 theta plus cos 8 theta plus cos 10 theta is equal to cos of m into theta into sin n theta whole upon sin theta. Then find m plus n. ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा MCQ भी बन सकता है, ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हमें इसे हर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, मतलब अगर ऑप्शंस नहीं भी दिए हैं तो भी हमें सॉल्व करना आना ही चाहिए। तो इसके ऑप्शंस बन सकते हैं, बट अभी मैं ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ और हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे कि हमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? 1 plus cos 2 theta plus cos 4 theta plus cos 6 theta plus cos 8 theta plus cos 10 theta. आई एम सॉरी, इधर मैंने थीटा नहीं लिखा है, तो ये बन जाएगा 10 थीटा। तो इस 1 को मैं लिख सकती हूँ cos ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, या फिर cos ऑफ 0 रेडियन, जो भी, मतलब cos 0 plus cos 2 थीटा plus cos 4 थीटा plus cos 6 थीटा plus cos 8 थीटा plus cos 10 थीटा। तो यहाँ पे जो मेरे जो एंगल्स हैं वो है 0, 2 थीटा, 4 थीटा, 6 थीटा, 8 थीटा एंड 10 थीटा। अब ये एंगल्स तो पक्के से AP में है, ये AP में है जिनका A 0 है, D 2 थीटा है और N 6 है। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 2 थीटा एंड N इज इक्वल टू 6। कौन से फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले की बात हो रही है? ये अल्फा बीटा एन कहाँ से आया? मुझे तो याद आ रहा है, देखो आप लोगों को भी याद आ ही रहा होगा, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने और हमने ये भी देखा था कि ये पैटर्न AP में एंगल्स हैं। तो इसका क्या आंसर आता है? इसका आंसर आता है साइन ऑफ n बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2 होल अपॉन साइन बीटा बाय 2। ऐसा ही सिमिलर जो साइन की आइडेंटिटी थी उसमें बस ये वाला टर्म कॉस की जगह साइन होता था, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम टू सेम था। तो
तो बस हमें क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमें बस अल्फ़ा की वैल्यू मिल चुकी है, बीटा की वैल्यू मिल चुकी है, एन की वैल्यू मिल चुकी है, हमें तो बस आंसर में डालना है। तो साइन ऑफ एन बीटा बाई 2, एन है 6, बीटा है 2 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2, अल्फ़ा है 0, एन माइनस 1 है 6 माइनस 1, बीटा है 2 थीटा अपॉन 2, और मेरा डिनोमिनेटर है साइन बीटा बाई 2, बीटा है 2 थीटा अपॉन 2, तो ये बन जाता है साइन ऑफ 6 थीटा इंटू कॉस ऑफ 5 थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मुझे क्वेश्चन में तो जो पार्ट दिया गया था मैं उससे कंपेयर करती हूँ, ठीक है। ये मुझे दिया गया था साइन किसके, साइन एन थीटा इंटू कॉस एम थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर दिया गया था ये मुझे। इसका मतलब यहाँ पर मेरा जो n है वो कितना है, वो है साइन का जो एंगल है उसमें थीटा का कोएफिशिएंट, मतलब 6। मेरा m कितना है, मेरा m है कॉस के एंगल में थीटा का कोएफिशिएंट, मतलब 5। और मेरा आंसर क्या है, आंसर है m प्लस n, और m प्लस n हमें कितना मिल गया, 11। तो क्वेश्चन सॉल्व, आंसर है 11। दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। बस हमें क्या पता होना चाहिए था, हमें वो फॉर्मूला पता होना चाहिए था जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, वो जेई लेवल का पार्ट है। ओके, नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। cos of theta 1 minus theta 2 upon cos of theta 1 plus theta 2 plus cos of theta 3 plus theta 4 upon cos of theta 3 minus theta 4 is equal to 0। अब ये हमें गिवन है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड tan theta 1 into tan theta 2 into tan theta 3 into tan theta 4। तो इस क्वेश्चन में हमें बस एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन दी गई है और हमें tan में वो सारे एंगल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, इधर मुझे सबसे पहले समझ आ रहा है कि मैं ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है क्योंकि ये डिवीजन में लिखा हुआ है, उसे मैं कर दूँ काय में, मल्टीप्लिकेशन में कर दूँ। अब आप इसका दूसरा तरीका भी सोच सकते हैं कि मैं जो ये वाला टर्म है इसको RHS में लेके चली जाऊँ, जो ये वाला टर्म है इसको RHS में लेके चली जाऊँ और फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दूँ, बिल्कुल वो भी हो सकता है। या फिर अब जो मैं कह रही हूँ हम वो भी कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एक इसे RHS में ले जाने के बाद कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना, और दूसरा जो अभी मैं करने वाली हूँ। तो अगर आप किसी दूसरे तरीके से करते हैं तो वेल एंड गुड, वो गलत तरीका नहीं है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसे लिखने वाली हूँ cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 3 माइनस थीटा 4 प्लस कॉस ऑफ थीटा 3 प्लस थीटा 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। क्या जो मैंने ये लिखा ये गलत था? नहीं, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और cos ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ये दो आइडेंटिटीज यूज करके इस क्वेश्चन को प्रोसीड करूंगी। ये दो आइडेंटिटीज कहाँ यूज होगी, यहाँ पे यूज होगी cos ऑफ x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी, यहाँ पे यूज होगी cos ऑफ x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी, यहाँ पे यूज होगी cos ऑफ x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी, और यहाँ पे यूज होगी cos ऑफ x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी लगा के जब मैं एक्सपैंड करूँगी तो मेरा ये टर्म तो बन जाएगा
cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। मेरा दूसरा टर्म बन जाएगा cos थीटा 3 cos थीटा 4 प्लस साइन थीटा 3 साइन थीटा 4 प्लस जो मेरा दूसरा वाला पूरा टर्म है जिसमें cos ऑफ x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी लगने वाली है, वो बन जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 होल इनटू cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 cos थीटा 4 माइनस साइन थीटा 3 साइन थीटा 4। तो ये मैंने लगा दी आइडेंटिटीज। अब मैं इसे जब एक्सपैंड करूंगी तो मुझे मिलेगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 cos थीटा 4 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो बाकी टर्म्स हैं जैसे कि cos थीटा 1 cos थीटा 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा 4, वो दूसरे टर्म के टर्म्स के साथ, मतलब इस वाले पूरे मल्टीप्लिकेशन में आपको जो ये टर्म मिलेगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3 साइन थीटा 4, वो इस टर्म के सिमिलर टर्म से कैंसिल हो जाएगा। मतलब cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 3 साइन थीटा 4। तो इन दोनों के अलावा जो भी आपको टर्म्स दिमाग में आ रहे हैं वो आप ध्यान से सोचिए, सब आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे। तो ये मेरा आ गया फाइनल आउटपुट। अब मैं कहती हूँ कि ये तो लिखा है cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 इंटू cos थीटा 3 इंटू cos थीटा 4 इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 इंटू साइन थीटा 4। इसका मतलब tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 इंटू tan थीटा 4 कितना आया? -1 आ गया। तो पूछा गया था हमसे यही बात तो पूछी थी, तो मुझे तो मेरा आंसर मिल गया। मेरा आंसर है -1। हो गया सोल्व। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बस किस चीज़ का ध्यान रखा, यहाँ पे हमने कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने लगा दिया आइडेंटिटीज़ और उसके बाद हमने उसे अच्छे से खोला, इस टर्म में लिखा और फिर हमने उसे डिवाइड कर दिया। साइन वाले पूरे टर्म को कॉस वाले पूरे टर्म से डिवाइड कर दिया तो टैन का टर्म बन गया और मेरा आंसर आ गया -1। ठीक है, आंसर आ गया। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाले तरीके से भी किया जा सकता है, बट आई गेस आप इससे कर रहे होंगे और इससे करा तो हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th है ना ये शायद। इफ 1 + tan 1 इंटू 1 + tan 2 इंटू 1 + tan 3, ये कहाँ तक जा रहा है? 1 + tan ऑफ 45 डिग्री तक। 1 + tan 45 इज इक्वल टू 2 to the power n। फिर क्या पूछा है हमसे? फाइंड n। तो अभी हमको n की वैल्यू बतानी है। ऐसे लिखा हुआ होगा प्रॉपरली, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला अगर याद आ जाता है तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने भी प्रीवियस क्वेश्चंस देखे कि बस फॉर्मूला याद आ जाए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। और इधर मैं कौन से फॉर्मूले की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ 1 + tan a इंटू 1 + tan b इज इक्वल टू 2 इफ a + b इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस फॉर्मूले की मैं बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब 1 + tan a और हमें कोई ऐसा b ढूंढना है जिसका और a का, मतलब a और b का सम 45 आना चाहिए। मतलब अगर 1 + tan 1 है तो मुझे इसके साथ क्या चाहिए? 1 + tan 44। 1 + tan 2 है तो मुझे क्या चाहिए? 1 + tan 43। मतलब मुझे तो बस पेयरिंग करनी है।
ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हम टेस्ट सीरीज़ में भी देख चुके हैं। आई होप आप लोगों ने टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल कर लिया होगा और उसका जो वीडियो सोल्यूशन मैंने बना कर दिया था वो भी देख लिया होगा, और अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होंगे। और उधर हमने सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे थे, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ग्रुपिंग कहते हैं इसे हम। 1 + tan 1 × 1 + tan 44। दूसरा ग्रुप है 1 + tan 2 × 1 + tan 43। तीसरा ग्रुप क्या होगा? 1 + tan 3 × 1 + tan 42। ऐसे हम कहाँ तक देखेंगे? ऐसे हम देखेंगे 1 + tan 22 × 1 + tan 23 तक। अब यहाँ पर मैंने 1 से लेके 44 के सारे एंगल्स तो इंक्लूड कर लिए, लेकिन मेरा एक एंगल बच गया जो था 45 डिग्री। मतलब सारे के सारे ब्रैकेट्स इंक्लूड हो गए थे, 1 + tan 45 को छोड़ के बाकी सारे ब्रैकेट्स इंक्लूड हो गए थे। मतलब 1 + tan 45 के अलावा बाकी सारे ब्रैकेट्स इंक्लूड हो गए थे। तो ये कितने ब्रैकेट्स हुए? ये है tan A, ये है tan B, और A + B हर जगह पे 45 डिग्री है इन सारे ब्रैकेट्स में, यहाँ तक के सारे ब्रैकेट्स में। ठीक है, अब ये कितने ब्रैकेट्स हैं? ये हैं 1 से लेके 22, मतलब ये हैं 22। तो अगर ये 2 के बराबर है, 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 और इनके बीच के सब 2 के बराबर होंगे, तो ये जो मेरा ब्रैकेट है ये हो गया 2n। और 1 + tan 45, tan 45 कितना होता है? 1, और 1 + 1 कितना होता है? 2। तो ये एक और 2, मतलब मुझे मिला 222 × 2। तो ये कितना हो गया? 223। ये हो गए हमारे 22 ग्रुप्स। इसे मैं एक ग्रुप मान रही हूँ, ठीक है। 1 + tan A × 1 + tan B को मैं एक ग्रुप मान रही हूँ, जहाँ A + B 45 डिग्री है। तो ये मेरा हो गया एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये मेरा लास्ट ग्रुप। तो टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? 1 से स्टार्ट हुआ था, 22 पे ख़त्म हुआ, या फिर आप कहिए 44 से 23 में कितने ग्रुप्स हो गए? टोटल 22 ग्रुप्स हो गए। अब अगर हर ग्रुप का आंसर 2 है, हर ग्रुप की वैल्यू 2 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार? 22 बार। मतलब 2n, मुझे इधर n नहीं लिखना चाहिए था, मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया 222। और मेरा जो एक ब्रैकेट बच गया था वो था 1 + tan 45 डिग्री, मतलब 1 + 1 मतलब 2। तो 222 तो हमको हमारे ग्रुप्स से मिल गया, जहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई? 1 + tan A × 1 + tan B वाली। और ये आखिरी वाला 2 मुझे कहाँ से मिला? ये मुझे मिला 1 + tan 45 डिग्री से। तो इधर मुझे मिल गया 2 × 222 विच इज़ 223। अब ये होना चाहिए था 2n के इक्विवेलेंट। मतलब मेरा आंसर क्या है? n = 23। हेंस सॉल्व द क्वेश्चन। n हमारा 23 है। आई होप अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। आई होप अभी तक के सारे क्वेश्चंस आप भी कर पा रहे होंगे, और अगर आपसे नहीं हुए तो आपने मेरे सॉल्व करने के बाद रियलाइज़ किया होगा कि दीज क्वेश्चंस वर सिंपल। अगर हमें हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, हमारा कंसेप्ट क्लियर है, और जो फॉर्मूले बाय हार्ट करने को कहे गए थे वो फॉर्मूले अगर हमें बाय हार्ट हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अगले क्वेश्चन पर प्रोसीड करना चाहती हूँ, विच इज y = 1 + tan A × 1 - tan B, where A + B A - B = π/4 या फिर 45 डिग्रीज। तो हमें y + 1 ⁴ y + 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमें फाइंड करनी है। अब इस जगह पर हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं क्या?
1 प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस टैन बी जैसा मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है, और इसे हमने जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ किया था जो था 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी इज इक्वल टू 2 फॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4। इसके साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस टैन बी और a माइनस बी इज़ 45 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको इस पार्ट से तो कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं, तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें यूज़ नहीं आएगा, ये हो गया हमारी लिस्ट से बाहर। अब जैसे हमने कंडीशनल आइडेंटिटीज प्रूव करी थी, याद है, हमने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई में दोनों तरफ tan ले लिया था, तो मुझे लग रहा है कि हमें इधर भी दोनों तरफ tan ले लेना चाहिए। तो मुझे लग रहा है, तो मुझे तो आंसर पता है, सही ही होगा, तो दोनों तरफ tan ले लेते हैं। tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4, मतलब tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी इज इक्वल टू टैन पाई बाय 4 कितना होता है 1। इसका मतलब टैन ए माइनस टैन बी इज इक्वल टू 1 प्लस टैन ए टैन बी। ठीक है, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब टैन ए माइनस टैन बी माइनस टैन ए टैन बी इज इक्वल टू 1। ये मैंने मेरा जो ये वाला टर्म था इसे मैं RHS से LHS में ले आई, इसलिए वो माइनस में हो गया। अब मैं कह रही हूँ कि आप दोनों जगह +1 कर दीजिए, तो इधर +1 करने से इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे जो होंगे 1 प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस टैन बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। ठीक है, यहाँ पे आप लोग भी देख लीजिए 1 प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस टैन बी क्या होता है, टैन ए माइनस टैन बी माइनस टैन ए टैन बी +1। ठीक है, तो ये जो +1 हमने किया ये हमें अच्छे से समझ आना चाहिए था कि ये +1 हमें कहाँ करना है और हमने क्यों +1 किया। तो ये तो है हमारा y और ये हमें मिल गया y इज इक्वल टू 2। तो अगर y इज इक्वल टू 2 है तो y प्लस 1 कितना है 3। तो y प्लस 1 टू द पावर y प्लस 1 कितना है 2 प्लस 1 टू द पावर 2 प्लस 1, मतलब 3 टू द पावर 3, मतलब 27। तो मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का 27। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। और हमने इधर क्या किया, सबसे पहले हमने ये जो हमें एक कंडीशन दी गई थी उधर दोनों तरफ tan ले लिया। तो हमने कंडीशनल आइडेंटिटीज़ में भी ऐसा किया था और हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन में भी ऐसा किया। इसका मतलब आपको ये तरीका याद रखना है। आपको जब कुछ और समझ ना आए या आपको ऐसी कोई कंडीशन दिख रही हो तो आप दोनों तरफ tan लेकर देखना, शायद वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बहुत ईजीली। और दूसरी इम्पॉर्टेंट स्टेप थी +1 करना, तो उससे हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज़ 3 टू द पावर 3 जो 27 होता है। लेट्स मूव ऑन एंड सॉल्व अनदर गुड क्वेश्चन। आई गेस ये 6th होना चाहिए। अल्फा इज इक्वल टू 2π/7, ये गिवन वैल्यू है। देन फाइंड tan अल्फा tan 2 अल्फा प्लस tan 2 अल्फा tan 4 अल्फा प्लस tan 4 अल्फा इंटू tan अल्फा। तो इस जगह पे हमसे एक इतने बड़े एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है और हमें दी बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। हमसे इतने बड़े एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है और हमें बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब हमें अभी तो फिलहाल तो और tan ऑफ 2π/7 या फिर tan ऑफ π/7 या फिर tan ऑफ 2π/7, इन तीनों में से किसी की वैल्यू हमें याद नहीं है। मतलब ये 30 डिग्री या 60 डिग्री नहीं है कि हम वैल्यू डाल के हमारा आंसर ले आए, ना ही हमारे पास कैलकुलेटर होता है।
मतलब हमें हमारा जो ये एक्सप्रेशन है इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई तो इस तरीके से होता है, ये हमने 10th स्टैंडर्ड से सीख रखा है। क्या कर रही हूँ मैं, साइन थीटा को टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख रही हूँ। ठीक है, तो मेरा टैन अल्फ़ा हो गया साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, मेरा टैन 2 अल्फ़ा हो गया साइन 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस 2 अल्फ़ा, और मेरा टैन 4 अल्फ़ा हो गया साइन 4 अल्फ़ा अपॉन कॉस 4 अल्फ़ा। तो ये बन गया मेरा टर्म। अब इधर अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ, ठीक है, ताकि मैं चीज़ों को कंबाइन कर सकूँ, और मैं एलसीएम लेना चाहूँ, तो इधर मेरे पास साइन अल्फ़ा कॉस 2 साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा और कॉस 4 अल्फ़ा आ जाएगा न्यूमरेटर में। इधर मेरे पास साइन 2 अल्फ़ा साइन 4 अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा आ जाएगा न्यूमरेटर में। इधर मेरे पास साइन 4 अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा आ जाएगा न्यूमरेटर में, और मेरा डिनोमिनेटर होगा कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा और कॉस 4 अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन। आई गेस आपको बात समझ आ गई होगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं, और नहीं भी समझ आई है तो मैं टर्म लिखूंगी उसके साथ शायद आपको क्लिक हो जाए। पैटर्न ऑब्जर्व करना, मैं किस तरीके से लिख रही हूँ आप वो ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन ए साइन बी कॉस सी, साइन ए कॉस बी साइन सी, कॉस ए साइन बी साइन सी। मुझे तो कुछ याद आ रहा है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको भी ये पैटर्न देखने पे वो फॉर्मूला याद आ गया होगा। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होता था कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है इसे मैं इधर अप्लाई करने वाली हूँ, और जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 4 अल्फ़ा माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा, और मेरा डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ 4 अल्फ़ा। ठीक है, ये है मेरा डिनोमिनेटर। अब ये लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 4 अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 4 अल्फ़ा माइनस कॉस ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 4 7 अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 4 अल्फ़ा। तो ये टर्म तो हो जाती है 1, ठीक है, ये टर्म हो जाती है 1, मतलब 1 माइनस कॉस 7 अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 2 अल्फ़ा प्लस कॉस 4 अल्फ़ा। अब यहाँ पे हमारा अल्फ़ा क्या था, 2 पाई बाय 7, तो ये क्या लिखा हुआ है कॉस ऑफ 7 टाइम्स 2 पाई बाय 7, और कॉस ऑफ 7 टाइम्स 2 पाई बाय 7 कितना होता है कॉस 2 पाई, और कॉस 2 पाई कितना होता है -1, नहीं सॉरी +1, कॉस ऑफ 2 पाई मतलब
cos of 0 डिग्री which is 1, cos of pi minus 1 होता है, आई एम सॉरी। तो मेरा जो न्यूमरेटर है उसको तो मैं 1 लिख सकती हूँ, क्यों? क्योंकि अल्फा 2π/7 दिया हुआ है। तो अब मेरा टर्म सिंप्लीफाई होके बन गया 1 माइनस 1 अपॉन cos अल्फा cos 2 अल्फा एंड cos 4 अल्फा। अब ये मुझे कहीं से कहीं तक सिंप्लीफाई होते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखना हम क्या स्टेप करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन अल्फा से और डिवाइड करेंगे 2 साइन अल्फा से। ये हमने क्यों किया? अब हमारा न्यूमरेटर तो बन गया 1 माइनस 2 साइन अल्फा और हमारा डिनोमिनेटर है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 4 अल्फा। अब ये कितना होता है? ये होता है ये होता है साइन 2 अल्फा के बराबर, ठीक है। और बचा हुआ टर्म क्या था? cos 2 अल्फा इंटू cos 4 अल्फा। अब ये कितना होता है? ये होता है 1/2 साइन 4 अल्फा के बराबर, और मेरा बचा हुआ टर्म है cos ऑफ 4 अल्फा। अब ये कितना होता है? ये होता है 1/2 इंटू 1/2 साइन ऑफ 8 अल्फा के बराबर। तो मैंने लिखा 1 माइनस 2 साइन अल्फा अपॉन 1/4 साइन 8 अल्फा, मतलब 1 माइनस 8 साइन अल्फा अपॉन साइन 8 अल्फा। क्या ये क्लियर है? 1 माइनस 8 साइन अल्फा अपॉन साइन 8 अल्फा। इसे मैं एक दूसरे तरीके से भी कर सकती थी। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा, और इसकी आइडेंटिटी तो हमने पढ़ी है। इसकी आइडेंटिटी होती है साइन 2 की पावर n साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा से लेके कॉस 2 टू द पावर n थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन 2 की पावर n इंटू थीटा अपॉन 2 की पावर n साइन थीटा। तो यहाँ पे मेरा n कितना है? यहाँ पे मेरा n है 3। तो n 3 डालने पे मुझे मिल जाएगा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 8 थीटा अपॉन 8 साइन थीटा। इसका मतलब 1 अपॉन कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 4 अल्फा इज इक्वल टू 8 साइन अल्फा अपॉन साइन 8 अल्फा, ठीक है। ये हम इस फॉर्मूले से भी ला सकते थे, और मैंने एक और तरीके से आपको बताया, वैसे भी हम लेकर आ गए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद था और आपने इतना अपना टाइम इन्वेस्ट या ऑक्यूपाई या वेस्ट जो भी कहें नहीं होने दिया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं था तो भी कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, तो भी हमने एक लंबे तरीके से वहाँ तक हम पहुँच ही गए। मतलब जो हमको एनसीईआरटी के नॉलेज से आता था उससे भी हमने ये क्वेश्चन तो क्रैक कर ही लिया, पर जो हमने जेईई के लिए फॉर्मूले सीखे थे उससे हम वो पूरी प्रोसेस जल्द ही कर पाएंगे, और हम हमारे एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी आंसर्स ला पाएंगे, जिससे जो असली में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे या जिनका कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता होगा उन्हें हम हमारा टाइम दे पाएंगे। तो क्वेश्चन हो तो जाएंगे ही, पर जो गिवन टाइम है उसमें गिवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए हमें बेस्ट पॉसिबल वे, मतलब एफिशिएंट सल्यूशन चाहिए होता है, इसीलिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नहीं तो भी हमारा आंसर तो आ ही गया, मतलब इस स्टेप तक तो हम कैसे भी पहुंच ही गए। अब इस स्टेप के आगे अपन बात करते हैं। ये लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस 7 अल्फा।
ठीक है, मैंने इसको ऐसे ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि अल्फ़ा है 2π/7 और 7 अल्फ़ा है 2π। मतलब ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हो गया साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2π। और साइन ऑफ 2π प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। मतलब ये है साइन अल्फ़ा के बराबर। तो मेरा जो डिनोमिनेटर है, जो मेरा साइन 8 अल्फ़ा है, वो असली में साइन अल्फ़ा के बराबर ही तो है। क्यों? क्योंकि साइन 8 अल्फ़ा को लिखा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 7 अल्फ़ा और 7 अल्फ़ा को लिख दिया 2π। तो मुझे मिल गया साइन अल्फ़ा, क्योंकि साइन ऑफ 2π प्लस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा होता है। तो अब मुझे मिला 1 - 8 साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, 1 - 8 इज इक्वल टू -7। तो मेरा जो आंसर है, मतलब tan अल्फ़ा इंटू tan 2 अल्फ़ा प्लस tan 2 अल्फ़ा इंटू tan 4 अल्फ़ा प्लस tan 4 अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा -7 होता है। ठीक है, ये मुझे मिल गया मेरा आंसर। अब इधर मैंने कितने फॉर्मूले यूज़ किए? सबसे पहले तो मैंने cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला यूज़ किया। उसके बाद मैंने जहाँ जहाँ मुझे सही लगा वहाँ वहाँ अल्फ़ा की वैल्यू 2π/7 रख दी। पूरे क्वेश्चन में मैंने बस 2 बार अल्फ़ा की वैल्यू 2π/7 सब्सटीट्यूट करी है। और वो मैंने क्यों करी है? क्योंकि उस जगह सब्सटीट्यूट करने से मेरा टर्म सिंपलर हो रहा था, मेरे लिए ईजी हो रहा था। इसलिए मैंने अल्फ़ा को 2π/7 सब्सटीट्यूट कर दिया। और अल्फ़ा को 2π/7 सब्सटीट्यूट करने से मुझे ऐसा टर्म मिल गया। इस टर्म को मैंने फिर अपने कन्वीनियंस के लिए ब्रेक किया, अपने कंफर्ट के लिए ब्रेक किया। अल्फ़ा प्लस 7 अल्फ़ा में ब्रेक किया मैंने इसे, और उसके बाद फिर से मैंने अल्फ़ा को 2π/7 से सब्सटीट्यूट कर दिया, ताकि मुझे जो टर्म मिले वो मेरे न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाए। और फिर तो बहुत ईजी था, 1 - 8 इज इक्वल टू -7, ये हमें मिल गया। यहाँ पे हमने एक और चीज़ सीखी, अगर हम हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते तो हम इस स्टेप पे बहुत इजीली जल्द ही पहुँच जाते, और अगर हमने ये पूरी प्रोसेस करी तो भी हम उसी स्टेप पे पहुँचे, पर हमारा थोड़ा सा टाइम चले गया और कोई गलती ना हो इस वजह से हमने ध्यान भी उधर लगाए रखा, इसलिए हमारा टाइम भी चले गया। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने फटाफट ये पूरी स्टेप्स लिख दी और हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। हमने प्रॉपरली ध्यान रखा कि 1/2 इंटू 1/2 हम करें, कहीं भी सिले मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए हमारा टाइम तो गया। माने ना माने हमारे 2 मिनट 2 मिनट से नहीं कहना चाहिए, 30 सेकंड 15 सेकंड तो ये पूरी प्रोसेस करने में ज़्यादा लगे ही होंगे। इसलिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो जो जेई लेवल के हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए, पिछले क्लास के होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब आप अपनी रेफरेंसेस प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्लास में भी प्रैक्टिस कर ली है और इतनी प्रैक्टिस आप लोगों के लिए इनफ है। तो आई होप कि आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। आगे भी अगर और प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी तो मैं एक और बस प्रैक्टिस का लेक्चर लेकर आ जाऊंगी। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच एंड गुड डे, टेक केयर, पीस आउट।